अभी हम पढ़ रहे हैं रचनाकार मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंधेरे बंद कमरे का भाग 2 का क भाग। 9 साल के बाद मैं और हरबंस आमने सामने बैठे थे और कॉफी की प्यालियों से उठता हुआ धुआं हमारी आंखों के बीच एक पर्दे का काम कर रहा था। इन 9 सालों में मैंने बहुत कुछ बदलते देखा था, अपने से बाहर भी और अपने अंदर भी। मैं दिल्ली से जाकर 6 महीने गांव में रहा था और फिर मुझे लखनऊ के एक प्रकाशक के यहाँ प्रेस का काम देखने की नौकरी मिल गई थी। मुझे याद है कि लखनऊ जाते समय मेरे मन में एक बात ये भी थी कि मॉरिस कॉलेज लखनऊ में है और हो सकता है कि 4 साल प्रकाशक के पास काम करने के बाद मैं वहीं एक अंग्रेजी दैनिक में सहायक संपादक के रूप में काम करने लगा था और 4.25 साल उस नौकरी में काटकर एक साथ 200 रुपये की तरक्की का अवसर मिलने से फिर दिल्ली चला आया था। एक दैनिक पत्र में काम करने से आदमी जो कुछ सीखता है शायद अन्यत्र कहीं नहीं सीख सकता। उसे हर समय तेजी से बदलती हुई जिंदगी पर आंख रखनी होती है, उसकी हर धड़कन का विश्लेषण करते हुए उसके अर्थ को समझना होता है और कई बार उस अर्थ के बीच एक आशय ढूंढना पड़ता है। इसलिए उसके लिए कल्पना की दुनिया फीकी और बेगानी होने लगती है। वह जीवन के यथार्थ को यथार्थ रूप में देखने लगता है, इसलिए उससे कम या अधिक को मान्यता नहीं दे पाता। दैनिक पत्र के कार्यालय में बिताए हुए 4 वर्षों में मेरा कविता लिखने का मोह लगभग छूट गया था और अब मैं स्टोरी की बात करने लगा था। हालांकि हमारी भाषा में स्टोरी का अर्थ कुछ दूसरा ही था, परंतु मुझे यही अर्थ अधिक संगत और अधिक ठोस प्रतीत होता था। स्टोरी अर्थात जीवन की एक निश्चित संगति, एक निश्चित घटनाक्रम, वह घटनाक्रम जो तथ्य पर आश्रित हो और तथ्य के अतिरिक्त या उससे बड़ी और वास्तविकता थी ही क्या। और मेरा मन उन छायाओं से भी बहुत हद तक मुक्ति पा चुका था जो कभी उस पर मंडराया करती थी। मुझे भावुकता की बात से ही चिढ़ होने लगी थी। भावुकता क्या मन की एक अस्वस्थ वृत्ति ही नहीं थी? जिस मनस्थिति में मैं दिल्ली छोड़कर गया था वही मनस्थिति अब मुझे किसी दूसरे में नजर आती तो मेरा हंस देने को मन होता था। उसके लिए मुझे एक ही शब्द सूझता था और वह था एडोलोसेंट। मैं सोचता था पुरुष और स्त्री का पारस्परिक आकर्षण क्या है, केवल एक घटना ही तो, और ऐसी घटना अब मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती थी क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं थी। घटना में यदि कुछ विशेष ना हो तो उसका महत्व ही क्या है। बिना किसी विशेषता की घटना स्टोरी नहीं बनती। साधारण प्रेम की सार्थकता में मुझे कोई आस्था नहीं रही थी। वह तो केवल एक जीव धर्म मात्र था, मात्र शारीरिक और मानसिक तृप्ति की एक प्राकृतिक आवश्यकता। उसमें विशेषता तभी मानी जा सकती थी जब वह अंतर्राष्ट्रीय या कम से कम राष्ट्रीय मंच पर कुछ हलचल उत्पन्न करे, कई और महत्वपूर्ण घटनाओं का सूत्रपात करे जिससे वास्तविक अर्थ में एक स्टोरी बन सके, जैसे प्रिंसेस मार्गरेट या जापान के शहजादे का प्रेम। वरना तो वह एक निरर्थक पुनरावृत्ति ही थी। उस पुनरावृत्ति में स्कैंडल व्यू हो तो भी कोई बात है, बिना स्कैंडल व्यू के उसमें क्या सार्थकता थी। और ये तजर्बा प्राप्त करने में मैंने अपनी कनपटियों के थोड़े से बाल सफ़ेद कर लिए थे, चश्मे का नंबर बढ़ा लिया था और मेरी उंगलियां 4 मीनार पी कर जर्द से काली होने लगी थी। लखनऊ में मेरी गणना वयस्क पत्रकारों में होती थी। तो हरबंस ने धुएं के उस तरफ से मुझे देखते हुए कहा, तो मैंने धुएं के इस तरफ से उसे देखते हुए कहा, तुम्हें जिससे मिलना था वह तो अभी तक आया नहीं। हाँ, अभी तो नहीं आया। तो चले? नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। और हम कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। वर्षों के बाद मिलने पर 2 व्यक्तियों को धुएं के पर्दे को बीच से हटाने में थोड़ा समय लगता है। 31 जनवरी सन 51 की रात को जिस व्यक्ति को मैंने देहरादून एक्सप्रेस में बिठाया था, 13 अक्टूबर सन 59 के दिन उसके सामने बैठे हुए मुझे उस लंबे अंतराल को पार करके उस तक पहुंचना था। इस बीच उसके और उससे संबंधित अन्य लोगों के जीवन में क्या क्या हुआ इसका मुझे कुछ पता नहीं था। 5 साल पहले एक बार जब मैं एक दिन के लिए दिल्ली आया था तो मैंने शुक्ला को सुरजीत के साथ कनॉट प्लेस में से जाते देखा था। उस दिन पहली बार मैंने उस लड़की को मेकअप किए और साड़ी बांधे देखा था
और मुझे लगा था कि उसके चेहरे का रंग पहले से कुछ सांवला पड़ गया है। उसके चेहरे का आकर्षण तब भी वैसा ही था। हालांकि वह ताजगी उसके चेहरे पर नहीं रही थी और वह पहले की तरह लड़की सी न लगकर उस समय एक महिला सी लग रही थी। उस दिन शायद भद्रसेन ने ही कॉफी हाउस में बिना किसी प्रसंग के उसकी बात चलाई थी। सुरजीत आजकल तुम्हारी उसको हर वक्त साथ लिए घूमता है। कभी मेट्रो में उसे साथ लिए बैठा होता है और कभी पैलेस हाइट्स में। लगता है आजकल वह उसे जिंदगी का असली सबक दे रहा है। मैंने माथे पर हल्की सी त्योरी डाले भद्रसेन की बात सुन ली थी और चुप रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि वह व्यक्ति खामखा मुझसे उन लोगों के बारे में बात क्यों कर रहा है। मेरी उन लोगों में क्या दिलचस्पी थी? मेरी तरफ से सुरजीत उसे कोई भी सबक दे, मुझे उससे क्या लेना देना था। मैं अपनी अलग दुनिया में रहता था जहां मुझे उन लोगों के इतिहास से कोई मतलब नहीं था। तब तक क्योंकि मैं एक पत्रकार के रूप में वयस्क नहीं हुआ था, इसलिए स्कैंडल व्यू में भी मेरी बहुत कम दिलचस्पी थी। मैं एक दिन के लिए दिल्ली घूमने के लिए आया था। मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना था कि सुरजीत क्या कर रहा है, शुक्ला कैसे जी रही है और नीलिमा और हरबंस उन दिनों कहाँ हैं। मगर भद्रसेन को जैसे उन लोगों की ही बात करने का ही मीनिया था और मेरे साथ बैठकर बात करने का और कोई विषय उसे सूझता नहीं था। मैं जितनी देर उसके पास बैठा रहा वह उन्हीं की बात करता रहा। तुम्हें पता है कि नीलिमा भी लंदन चली गई है? नहीं, मुझे उन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं है। उसे गए भी मेरा ख्याल है 2-2.5 साल हो गए हैं। जाने से पहले वह एक बार मिली थी तो कह रही थी कि वे लोग अब वहीं रहेंगे क्योंकि हरबंस वहां से लौटकर नहीं आना चाहता। उन्हें अपने लिए जैसे ठीक लगता है वैसे ही करना चाहिए। मैं चाह रहा था कि वह किसी तरह ये समझ जाए कि उन लोगों के मामले में मैं बिल्कुल उदासीन हूँ और वह जो भी सूचनाएं दे रहा है वे मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ हैं। मेरे ख्याल में हरबंस ने गलती की है। वह फिर भी उस विषय से नहीं हटा। अच्छा, सुरजीत जैसे आदमी के भरोसे वह नीलिमा और शुक्ला को छोड़कर चला गया। ये उसने अच्छा नहीं किया। उसे अपने घर के लोगों की अच्छाई बुराई का हमसे ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। हरबंस बहुत सीधा आदमी है और यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वह झट से जिस किसी पर वह विश्वास कर लेता है। एक तरह से यह एक गुण भी है, मगर आज की दुनिया को क्या हुआ है? वह भी तो आज की दुनिया का ही आदमी है। मगर यह उसने अच्छा नहीं किया। तुम्हें शायद पता नहीं कि सुरजीत अब तक 2 बार ब्याह कर चुका है और अपनी दूसरी पत्नी को उसने जालंधर में अपने बाप के घर में छोड़ा हुआ है। होगा, मैंने कहा, हमें उससे क्या लेना है। मगर ये कहते हुए मेरी उदासीनता में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। तो क्या? मगर मैंने जल्दी से अपने को संभाल लिया। मैं नहीं चाहता था कि फिर वही छायाएं मेरे मन पर मंडराने लगे जिनसे मैंने इतने सालों में बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया था। मेरा ख्याल है कि हरबंस को शायद इस बात का पता नहीं था, भद्रसेन बोला। उसे पता था या नहीं, ये सोचकर हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मैंने थोड़ा झुंझला कर कहा। मेरा ख्याल है कि अब यहाँ से चला जाए। मुझे 9 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़नी है। समय और स्थान के अंतर का जितना अनुभव इधर की सीमा पर होता है उतना शायद उधर की सीमा पर पहुंचकर नहीं रहता। कम से कम मुझे वे बीते हुए 9 वर्ष बहुत ही छोटे प्रतीत हो रहे थे। शायद इसलिए कि मेरे जीवन में उस अरसे में बहुत एकता रता रही थी और प्रतिदिन के बदलते हुए घटनाचक्र के बीच भी मैं धुरी के निकले हुए कील की तरह पड़ा रहा था। मैं पहले से बड़ा हो गया था, अपने को पहले से अनुभवी समझने लगा था, मगर मेरे जीवन में और क्या हुआ था और जो कुछ हुआ उसमें भी प्राप्ति की जगह अप्राप्ति ही क्या अधिक नहीं थी। तुम अब भी वैसे ही लगते हो, हरबंस ने मुझसे कहा तो समय का अंतराल और भी कम हो गया। मेरा तो ख्याल है मैं पहले से काफ़ी बदल गया हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम्हें 9 साल के बाद देख रहा हूँ। मेरा तो ख्याल है कि मैं पहले से बदल गया हूँ और तुम भी। शायद यही बात थी जो वह मुझसे नहीं सुनना चाहता था। इससे उसका चेहरा कुछ लटक गया तो मैंने कहा, अब पहले से काफ़ी स्वस्थ लगते हो। लगता है लंदन की आबो हवा तुम्हें बहुत मुआफिक आई है। इसकी उस पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई। उसके चेहरे का लटका हुआ भाव ठीक हो गया। ठंडा मुल्क है, उसने कहा। यहाँ की और वहाँ की आबो हवा में फ़र्क तो है ही। मुझे इससे ठंडे गोश्त की बात याद हो आई।
तुम कितना अरसा वहाँ रहे? लगभग 6 साल। मैंने सुना था कि बाद में नीलिमा भी वहाँ तुम्हारे पास चली गई थी। हाँ, साल भर बाद वह भी वहाँ आ गई थी। तुमने इस बीच अपना डॉक्टरेट का थीसिस तो पूरा कर ही लिया होगा। हरबंस ऐसा मेरी तरफ से आंखें हटाकर बैरे की तरफ देखने लगा, जो हमारी मेज की तरफ आ रहा था। यहाँ का बिल ले आना, उसने बैरे से कहा, और जरा जल्दी। नहीं, अभी बिल रहने दो, मैंने बैरे से कहा, और एक एक गर्म कॉफ़ी और ले आओ और साथ ही पानी के गिलास, जल्दी। और हरबंस से मैंने फिर पूछा, तुम्हारे थीसिस का विषय क्या था? गदर के बाद का भारत। और तुम 6 साल इस पर काम करते रहे? नहीं, मैं वहाँ कुछ दूसरा काम भी करता रहा हूँ। दूसरा काम मतलब नौकरी करता रहा हूँ, थीसिस लिखने के साथ साथ या उसके बाद? नहीं, साथ साथ ही करता रहा हूँ। थीसिस में पूरा नहीं कर सका, तुम्हें पता ही है। मैं वहाँ इस इरादे से तो नहीं गया था। मैं यूनिवर्सिटी में जाता था, कुछ काम किया भी था, मगर पूरा नहीं कर सका। तो अब यहाँ से पूरा करोगे? हाँ, देखो, वैसे अब नौकरी का काम ही इतना रहता है कि और किसी भी चीज़ के लिए बहुत कम वक्त मिल पाता है। वैसे ख्याल तो है। उसकी आंखों से लग रहा था कि मेरा उस विषय में पूछताछ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने विषय बदल दिया। नीलिमा ने वहाँ जाने से पहले अपनी भरतनाट्यम की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी क्या? हाँ, वह ट्रेनिंग लेकर ही वहाँ आई थी। उसने वहाँ कई जगह नृत्य का प्रदर्शन भी किया, लंदन के अलावा मैड्रिड, पेरिस, बर्न और बार्न वगैरह में भी। वे काफ़ी दिन वहाँ उमादत के ट्रुप के साथ रही है। उमादत की मुख्य पार्टनर उर्वशी उसे छोड़कर चली आई थी। उसके बाद उसकी जगह यही उमादत के साथ सारे यूरोप का चक्कर लगाती रही है। अच्छा, मेरे मन में इससे कुछ ईर्ष्या जाग आई कि मेरे परिचित लोग तो इस बीच जाने क्या से क्या हो गए और मैं अभी तक उन कलम घसीट नौकरियों के चक्कर में ही हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैंने कहा। हरबंस कुछ क्षण सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचता रहा। इस तरह तुम भी उसके साथ सारा यूरोप घुमाए होगे, मैंने उसी ईर्ष्या के साथ कहा। पहली बार मैं उसके साथ नहीं जा सकता था, वह बोला, मगर दूसरी बार गया था। पहली बार मुझे अपने काम में लंदन में रुके रहना पड़ा था। उन दिनों मैं काफ़ी ज़ोर शोर से अपने थीसिस में लगा हुआ था और मुझे रोज़ अपने सुपरवाइज़र के पास जाना होता था। वैसे तुम्हारे ख्याल से नीलिमा के प्रदर्शन कैसे रहे? खूब सफल? हाँ, काफ़ी सफल रहे। यहाँ आने के बाद भी उसने कोई शो दिया है? नहीं, अभी नहीं, वह थोड़ा अटक कर बोला, मगर अब सोच रही है। मैं भी बोझ उठाने से डरता हूँ। तुम जानते हो इसमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, नहीं तो वह तो कब से कह रही है। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसे यूरोप से आने के बाद ही यहाँ 2-1 प्रदर्शन कर देने चाहिए थे। हरबंस फिर कुछ न कहकर लंबे कश खींचता रहा। तब तक वह जल्दी जल्दी 3-4 सिगरेट बुझा चुका था। तुम सिगरेट बहुत पीने लगे हो, मैंने कहा। हाँ, वह बोला, पहले से कुछ ज़्यादा ही पीने लगा हूँ। अब यहाँ से चलोगे नहीं? मुझे अब उसे और लटकाए रखना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने बिल अदा किया और उसके साथ चलने के लिए खड़ा हुआ। मुझे अब तक घर पहुँच जाना चाहिए था, उसने उठते हुए कहा। हम लोग बाहर आ गए तो बैरे ने पीछे से जल्दी जल्दी आकर कहा, साहब आपके पैकेट। हरबंस ने कुछ घबराहट के साथ अपने दोनों पैकेट बैरे के हाथ से ले लिए। पहले से एब्सेंट माइंडेड भी हो गए हो, मैंने कहा। हरबंस ने इस पर कुछ नहीं कहा और दोनों पैकेट संभालते हुए चुपचाप फुटपाथ पर चलता रहा। थोड़ी दूर चलकर उसने जैसे मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, तुमसे इन दिनों किसी ने मेरे बारे में कुछ बात तो नहीं की? कैसी बात? मैंने पूछा। ऐसी ही कोई बात जैसे कि लोगों की आदत होती है। मैंने तुम्हारा मतलब नहीं समझा, मैंने कहा। मतलब यही कि लोग हर एक के बारे में कुछ न कुछ फिजूल की बातें करते रहते हैं। यहाँ एक मिस श्रीवास्तव हैं, सुषमा श्रीवास्तव। आजकल कुछ लोग उसके साथ मेरा नाम जोड़कर कुछ बेसिर पैर की बातें किया करते हैं। मुझे कुछ दिन हुए न जाने कौन बता रहा था। ये मिस श्रीवास्तव कौन है? एक जर्नलिस्ट लड़की है, पिछले 1-1.5 साल से उसकी काफ़ी गुड्डी चढ़ी हुई है। यहाँ नेशनल स्टार में काम करती है,
तुम्हारा अभी उससे परिचय नहीं हुआ? नहीं, मेरा उससे परिचय नहीं हुआ और न ही मैंने तुम्हारे और उसके बारे में कोई बात सुनी है। मेरी अभी लोगों से भेंट ही बहुत कम हुई है। लोग ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। तुम आजकल की दुनिया को जानते ही हो, मगर लोगों की बकवास से हमें क्या लेना देना है? कुछ नहीं, मगर सुनकर तकलीफ तो होती ही है। तकलीफ तो होती है, मगर ऐसी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान न देना ही अच्छा है। हाँ, मगर एक बात यह है कि मुझे खुद उस लड़की के तौर तरीके पसंद नहीं हैं। उसकी रेपुटेशन भी कुछ अच्छी नहीं है। मतलब चरित्र के बारे में? नहीं, चरित्र के बारे में भी और वैसे भी उसकी रेपुटेशन कुछ और तरह की है। कुछ और तरह की यानी? लोग उसके बारे में कई तरह की बातें करते हैं। खैर, होगा, छोड़ो, हमें क्या लेना देना है। तुमने सचमुच उसके बारे में कोई बात नहीं सुनी? नहीं, अब तक तो नहीं सुनी। अब तुमसे सुन रहा हूँ। वैसे कई लोग हैं जो उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। पिछले दिनों सुरजीत के यहाँ उसका काफ़ी आना जाना रहा है। तुम्हें पता है शुक्ला ने सुरजीत के साथ शादी कर ली थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था और न जाने किस चीज़ से ठोकर खाकर मेरा पैर लड़खड़ा गया। ठोकर इस बुरी तरह लगी थी कि काफ़ी देर तक मेरी सांस ठिकाने पर नहीं आई और मैं कुछ बात भी नहीं कर सका। स्कूटर स्टैंड पर पहुंचने तक हरबंस ही बात करता रहा। मेरे लौटकर आने से पहले ही उन लोगों की शादी हो गई थी। वह लड़की अपनी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे बुरी गलती कर सकती थी तो वह यही थी। अगर तुम उससे पूछो तो गलती उससे ज़्यादा उसकी बहन की थी, जो उसे यहाँ इस आदमी के भरोसे अकेली छोड़ गई थी। हालांकि वह जानती थी कि यह आदमी कैसा है। वह कुछ देर चुपचाप रहा, इस आशा से कि शायद मैं कोई बात करूं, मगर मैंने कोई बात नहीं की तो वह फिर कहने लगा, मैंने नीलिमा को लंदन में ही बता दिया था कि हमारे पीछे ये घटना होगी। वह वहाँ से लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखकर शुक्ला को समझाने का प्रयत्न किया करती थी, मगर तुम इनकी बात देखो कि इनमें से किसी ने वहाँ हमें इसकी सूचना तक नहीं दी। सब कुछ चुपचाप ऐसे हो गया जैसे कि ये एक षड्यंत्र हो। बीजी ने या सरोज ने, किसी ने भी हमें नहीं लिखा। अब वे कहती हैं कि शुक्ला ने ही हमें कसम देकर मना कर दिया था और कहती थी कि मैं हरबंस बाबा जी के आने पर उनकी इजाज़त लेकर उनके सामने नए सिरे से ब्याह करूंगी। ये ब्याह तो ऐसे ही है, असली ब्याह तो तब होगा। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने पूछा, तुम कोई और बात सोच रहे हो? हाँ, नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। नहीं, तुम कुछ और सोच रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। वह पल भर गंभीर होकर मुझे देखता रहा, मगर इससे पहले कि वह कुछ और कहता, एक स्कूटर स्टैंड आ गया और मैं उसका हाथ पकड़े हुए उसे स्कूटर में ले गया। शिमला की बर्फानी हवा राजधानी में उतर आई थी। वे दिन आ गए जब कभी कभी पहाड़ी अबाबिलों के बोल राजधानी में भी सुनाई दे जाते हैं, मगर राजधानी में किसी को उन्हें सुनने की फुर्सत नहीं होती। राजधानी में जीवन की गति इन दिनों इतनी तेज हो जाती है कि एक दिन का समय दिन भर के कार्यों के लिए बहुत कम प्रतीत होता है। एक पत्रकार की डायरी के पन्ने ऊपर से नीचे तक घिच पिच हुए रहते हैं। सुबह इंपीरियल होटल में न्यूजीलैंड से आए हुए घुमक्कड़ दंपति के साथ नाश्ता, 10 बजे रूस के कठपुतली चालकों से भेंट, 11:30 से 1 बजे तक दफ्तर में जाकर रिपोर्ट, 1:30 बजे सुब्बा स्वामी MP के साथ खाना और तमिलनाडु के भाषा संबंधी आंदोलन पर बातचीत, 3 से 4:30 तक दफ्तर, अपने दिए हुए प्रेस मैटर पर एक नज़र, 5 बजे यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन, 7 बजे रोमानी दूतावास में रिसेप्शन, 9 बजे उपमंत्री से उनके घर पर भेंट, 11 बजे दिल्ली देखने के लिए आए हुए मेहमानों के साथ खाना, फिर सुबह। जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से चलती जाती थी कि अबाबिलों की आवाज़ सुनने या घास पर चमकती हुई धूप में सुस्ताने या बिना बरसे सिर पर से गुजर जाने वाले बादलों को देखने की बात मन में उठती ही नहीं थी। जीवन का हर क्षण आगे आने वाले किसी और क्षण की तरफ दौड़ा जाता था और वहां पहुंचते ना पहुंचते आगे के किसी और क्षण की ओर दौड़ आरंभ हो जाती थी। समय एक ऐसी गति से दौड़ता चलता था कि अपने आप को भी कुछ पता नहीं चलता था कि हम उस दौड़ में कहाँ हैं। हर क्षण ये आशंका बनी रहती थी कि हम समय से पीछे तो नहीं छूट गए। इस गति में कभी विराम आ जाता था तो वह विराम बहुत अस्वाभाविक लगता था।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत तेजी से घटनाएं घटित हो रही थी। उनमें से हर घटना की हल्की गहरी प्रतिक्रियाएं अपने आसपास दिखाई देती थी और हर समय एक प्रश्न चिन्ह मन में बना रहता था कि आने वाले कल को उस पर कहाँ क्या होगा। बीच बीच में मंच के सूत्रधार मंच पर भाषण दे जाते थे, जिससे हर घटना की संगति और अर्थ को नए सिरे से पकड़ना और समझना होता था। ये उसी तरह था जैसे आदमी बहुत तेजी से आकाश में उड़ता जाए और आखिर फिर वहीं पहुंच जाए जहां से उसने उड़ना आरंभ किया था। मगर उस अनुभव के प्रकाश में वह फिर आगे उड़ने लगे और उड़ता जाए तब तक कि फिर घूम फिर कर पहली जगह पर ना आ जाए। ऐसे में आदमी कैसे सोच सकता है कि पहाड़ में अबाबिलें कब आती हैं और कब वापस जाने की तैयारी करती हैं, कब बांसों में फूल आते हैं और कब झड़ जाते हैं। और ऐसे में आदमी अपने मित्रों के यहाँ आने जाने का फर्ज भी कैसे पूरा कर सकता है। हरबंस को इस बात की बहुत शिकायत थी कि मैं एक बार उसके यहाँ जाने के बाद, और ये भी जब वह मुझे ज़बरदस्ती ले गया था, फिर दूसरी बार उसके यहाँ नहीं आया। एक बार दफ्तर में उसके फ़ोन आए थे, एक बार नीलिमा का भी फ़ोन आया था, मगर मैं उनके यहाँ नहीं जा सका। एक बार खाना खाने आने के लिए कहकर भी नहीं पहुँच सका। दूसरी बार कनॉट प्लेस में मिलने के लिए कहकर भी नहीं मिल पाया। उस दिन हरबंस ने फिर फ़ोन किया तो वह बहुत नाराज़ था। उसने कहा कि मैं उस रात भी उनके यहाँ नहीं आया तो वह आइंदा मुझे कभी फ़ोन नहीं करेगा, कभी मुझसे बात नहीं करेगा, कभी मेरी सूरत नहीं देखेगा। मेरी डायरी में रात के 9 बजे के लिए लिखा था, पत्रकार क्लब में स्थानीय पत्रकारों का सहभोज। मैंने वहाँ काट कर लिख दिया था, हरबंस के यहाँ जाकर उसके साथ सुख दुख चर्चा। हरबंस ने फ़ोन पर कहा था, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाना। मैं 6 बजे के बाद घर पर ही रहूँगा। देखना, आज जैसे भी हो तुम्हें हर हालत में पहुँचना ही है। वर्षा हो, तूफान हो, तुम 6 बजे यहाँ ज़रूर पहुँच जाओ बस। मैं अपने नोट्स तैयार करता हुआ मन ही मन अनुमान लगाता रहा कि रात को उसकी और मेरी क्या क्या बातें होंगी। वह पहली बार जब मुझे अपने साथ ले गया था तभी मुझे उसके मन में झांकने का एक अवसर मिल चुका था। उसके बाद मैं जो इतने दिन उसके यहाँ नहीं गया उसका कारण व्यस्तता के अतिरिक्त शायद ये भी था कि मैं अपने अंदर कहीं उसके यहाँ जाने से बचना चाहता था। उस दिन रात के 11 बजे तक उसने मुझे अपने यहाँ रोके रखा था। मैं एक मौका पाकर उठना आता तो शायद वह और 2 घंटे बात करता रहता। उसकी बातचीत लंदन और डोवर से लेकर नई दिल्ली तक के विस्तार को छूती रही थी, मगर मुझे लग रहा था कि उसकी सारी बातचीत का केंद्र एक ही है और वह है सुरजीत। बातचीत में वह किसी न किसी तरह उसका जिक्र ले आता था और जैसे राह चलता आदमी एक कांटे पर पैर पड़ने से रुक जाता है, उसी तरह वह सुरजीत का जिक्र आने पर वहीं रुक जाता था। मैं इस आदमी से सख्त नफरत करता हूँ, वह कहता रहता था। मेरा बस हो तो मैं जिंदगी में कभी इसकी सूरत तक ना देखूं। मैं कितनी बार इस औरत से मतलब नीलिमा से कह चुका हूँ कि हम लोग यहाँ से घर बदल लें, मगर ये मेरी बात सुनती ही नहीं। इसे ज़िंदगी में सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है, मेरी खुशी नाखुशी से कोई मतलब नहीं। ये मुझे डिफेंस कॉलोनी में उनके घर जाकर ही पता चला था कि सुरजीत का घर उनके घर के बिल्कुल बराबर है। इनका नंबर था DN 31 और सुरजीत का नंबर DN 32। साथ साथ घर होने से नीलिमा और शुक्ला का एक दूसरे के घर में काफ़ी आना जाना रहता था, जो हरबंस कहता था उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसी स्थिति में उसने वहाँ घर लिया ही क्यों था। सुरजीत और शुक्ला तो 4 महीने से पहले ही डिफेंस कॉलोनी में घर लेकर रह रहे थे। मैं उस लड़की को, यहाँ उसका मतलब शुक्ला से था, रात दिन अपने घर में आते जाते नहीं देखना चाहता। मुझे जो लोग अच्छे नहीं लगते उनकी मैं सूरत भी देखना पसंद नहीं करता। ये छोटी सी बात जाने इस औरत की समझ में क्यों नहीं आती। मगर तुम्हें सुरजीत से अब इतनी चिढ़ क्यों है? मैंने जैसे एक प्रतिशोध लेने के लिए कहा। सुरजीत को मैं तुम्हारे जितना तो नहीं जानता, मगर वे काफ़ी हंसमुख और मिलनसार आदमी है और मैं समझता हूँ काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। एक पत्रकार के रूप में वह कैसा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस रूप में भी उसे काफ़ी सफल होना चाहिए। हरबंस सुरजीत के विषय में कोई अच्छी बात कहता तो शायद मैं उसका विरोध करके अपने मन की भड़ास निकाल लेता,
मगर उस विषय में जो बातें मेरे मन में आती थी उन्हें हरबंस कहे जा रहा था। मुझे बात करते हुए स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि जिस व्यक्ति के कारण मैंने कई साल एक घुटन में काटे थे और जिसके कारण मैं 9 साल पहले दिल्ली छोड़कर चला गया था, अब उसी के पक्ष की बात मैं अपने मुंह से कैसे कर रहा हूं। इंटेलिजेंट, आह! हरबंस ने अपनी अस्थिरता को छिपाने के लिए विस्की के गिलास की तरफ हाथ बढ़ा लिया और बोला, वह कीचड़ का ही कीड़ा है। मैं बस इतना ही उसके बारे में कह सकता हूं। अगर दुनिया में मैं किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं तो वह यही आदमी है। मगर विलायत जाने से पहले तो तुम्हारी उसके बारे में ऐसी राय नहीं थी। तब मैं उसे जानता ही कहाँ था। मैं उसे बिल्कुल और तरह का आदमी समझता था। ये तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे जानते नहीं थे? तुम उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गए थे। और ये कहते हुए मुझे नीलिमा की 9 साल पहले की कही हुई बात याद हुआ आई कि जाने क्यों हरबंस इस आदमी से हम लोगों की देखभाल करने के लिए कह गया है। उसने सुरजीत के बारे में अपनी भी राय व्यक्त की थी और मैंने जब उससे कुरेद कर पूछना चाहा था तो उसने बात को टाल दिया था। मुझे पता होता कि वह मेरे पीछे इस तरह की हरकत करेगा तो मैं कभी ऐसा करता। कहते हुए उसने अपने गिलास का आखिरी घूंट पी डाला। 2 पैग विस्की पी लेने के बाद उसकी आंखों का भाव बहुत विषादपूर्ण हो गया था। वह इस तरह एकटक मेरी तरफ देखने लगा था जैसे मुझी से उसके प्रति कोई अपराध बन पड़ा हो। खैर, जो होना था हो चुका, मैंने कहा। अब तुम्हारे इस तरह शिकायत करने का अर्थ ही क्या है? जो भी स्थिति है, अब तुम्हें उसे स्वीकार करके ही चलना चाहिए। मैं इस स्थिति को स्वीकार कैसे कर सकता हूँ? वह कुछ आवेश के साथ बोला। मेरे पीछे एक आदमी ने इस लड़की की जिंदगी तबाह कर दी है। मैं उसे माफ कैसे कर सकता हूँ? लड़की उसे चाहती थी और उसने अपनी इच्छा से उससे ब्याह कर लिया है। इसमें मुझे तो तबाह करने या तबाह होने की कोई बात नजर नहीं आती। तुम कुछ नहीं जानते। हरबंस अपने हाथों को हवा में झुलाकर बोला। बिल्कुल कुछ नहीं जानते। तुम्हें पता है कि उस लड़की को मजबूरन उससे ब्याह करना पड़ा है क्योंकि 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 उसके लिए और कोई चारा नहीं रहा था। तुम इन हिंदू लड़कियों को तो जानते ही हो। वह ये समझती थी कि वह अब और किसी से ब्याह करने की लायक नहीं रही। वह उसे इस हद तक ले जा चुका था कि उसके लिए, मेरा मतलब है वह समझती थी कि उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। उसे इस आदमी ने फुसलाकर अपने जाल में फंसाया है और अब ये दूसरों के सामने मेरा मजाक उड़ाता है। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। मैं यहाँ होता तो कभी ये शादी न होने देता। मैं उसे समझा देता कि इन झूठे संस्कारों में कुछ नहीं रखा है। वह चाहे जिंदगी भर कुंवारी रहती, मगर मैं उसे इस शख्स से, कम से कम इस शख्स से कभी शादी न करने देता। वह नशे की वजह से और अपनी उत्तेजना के कारण इतना असंयत होता जा रहा था कि मुझे डर लग रहा था कि वह अभी गालियां ही ना बकने लगे। मेरा अपना मन बहक रहा था, मगर मैंने किसी तरह अपने पर वश किए हुए कहा, देखो, तुम इस बात को लेकर ज्यादा बहको नहीं। तुम्हें ये पता नहीं कि तुम इन बातों से उस लड़की की जिंदगी खराब ही कर सकते हो। तुम्हें समझना चाहिए कि उस लड़की की भलाई अब इसी में है कि तुम इस स्थिति को खुले दिल से स्वीकार कर लो। तुम उसे माफ नहीं कर सकते तो भी तुम्हारा फर्ज है कि उस लड़की की खातिर उसे माफ कर दो और उसके साथ पहले की तरह ही दोस्ती का व्यवहार रखो। दोस्ती का व्यवहार उसके साथ? वह गिलास में और विस्की डालता हुआ बोला, कभी नहीं। वह गुंडा है। मैं उससे नफरत करता हूँ। वह नरक का कुत्ता है। वह नाली में रेंगने वाला कीड़ा है। क्या तुम समझते हो कि मैं जिंदगी में कभी उसके साथ उठना बैठना स्वीकार कर सकता हूँ? कभी नहीं। बोलते बोलते उसके मुंह में झाग सा आने लगा था। उसने रुमाल निकालकर अपना मुंह पोंछते हुए कहा, मैं उस आदमी को और उसके साथ इस लड़की को जिंदगी में ऐसी सजा दूंगा कि ये लोग याद रखेंगे। तुम समझते हो कि मैं इन्हें ऐसे ही माफ कर दूंगा? मेरे दिमाग पर भी नशे का असर चढ़ रहा था और मुझे अपने सामने की दीवारें लचक कर गोल होती नजर आ रही थी। हरबंस उस वक्त जो भी बात कहता था, मेरा मन होता था कि मैं उसका विरोध करूं। वह जितना बुरा भला सुरजीत को कह रहा था, मैं उतना ही बुरा भला उसे कहना चाहता था। मेरे मन में एक दबी हुई प्रतिशोध की भावना थी जो उस समय उभर कर ऊपर आ रही थी। तुम सुरजीत को सजा दो, मगर शुक्ला को तुम किस बात की सजा दोगे? मैंने कहा। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने अपने हाथ का गिलास पटक कर मेज पर रख दिया। उसने नहीं तो किसने बिगाड़ा है? ये शख्स आज अपने को मेरा संबंधी कह सकता है तो किसकी वजह से? मैं इस लड़की से भी आज उतनी ही नफरत करता हूं। दीवारें गोल होकर मेरे ऊपर को झुका रही थी और मेरे दिमाग में तेज तेज लहरें दौड़ रही थी, जैसे कि वहां एक गर्म लावा उमड़ आया हो। जिस तरह हरबंस ने अपना गिलास पटक कर मेज पर रखा था, उसी तरह मैंने भी अपना गिलास पटक कर मेज पर रख दिया। मैं उस लड़की को बिल्कुल बेकसूर समझता हूं, मैंने कहा। वह उस शख्स को तुम्हारी जिंदगी में नहीं लाई, तुम उस शख्स को उसकी जिंदगी में लाए हो। वह आज उसका पति है, मगर पहले वह तुम्हारा दोस्त था। तुम ही पहली बार उसे उनके घर में लेकर गए थे। तुम ही उसके ऊपर शुक्ला और नीलिमा की देखरेख की जिम्मेवारी छोड़ के गए थे। तुम्हें उन दिनों वही एक अपना मित्र और हित चिंतक नजर आता था। जब तुम उसे सब मित्रों से बढ़कर मानते थे, तो उस लड़की को अब उससे ब्याह करने के लिए कसूरवार क्यों ठहराते हो? तुम्हें ही जब इंसान की पहचान नहीं थी, तो उस लड़की को कैसे हो सकती थी? तुम पुरुष थे और तब 30 बरस के थे। वह एक लड़की थी और उस समय कुल 17 बरस की थी। तुम्हारे ही कहने से उसने जीवन भार्गव के साथ अपना संबंध तोड़ दिया था। तुम्हें खुद आदमी की पहचान कितनी थी? तुम्हें जीवन भार्गव छोटा और ओछा लगता था क्योंकि वह सीधा और खामोश आदमी था। ये आदमी तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, जो रोज रंडियों के कोठे पर जाता था और जिसने अपनी एक पत्नी लाहौर में छोड़ दी थी और दूसरी जालंधर में छोड़ रखी है। मैं उस लावे के जोश में शायद और भी बहुत कुछ कह जाता, मगर सहसा दांतों में जबान के कट जाने से मैं बोलते बोलते रुक गया। मुझे बोलते समय अपने को लग रहा था कि जीवन भार्गव का नाम केवल एक ओट है और वास्तव में मेरा अभिप्राय जीवन भार्गव से न होकर अपने से ही है। मैं नहीं जानता था कि उसका रंडियों के यहाँ आना जाना है। वह मर्म आहत सा बोला, मुझे तब किसी ने ये नहीं बताया था। और ये भी तुमने किसी से नहीं बताया था कि उसने अपनी एक पत्नी को लाहौर में छोड़ दिया था और उसकी दूसरी पत्नी जालंधर में है। मैं इतना ही जानता था कि वह शादीशुदा है। उसने इस तरह उत्तर दिया जैसे एक अभियुक्त वकील को जिरे का उत्तर देता है। तुम ये बात जानते थे, फिर भी तुमने? मुझे लगा जैसे दीवारें टूटकर मेरे ऊपर गिरने जा रही हूं। मैं नहीं जानता था कि मैंने जो सबसे पहला अस्त्र प्रयोग किया था वह इतना कुंद साबित होगा। मैं फटी फटी आंखों से भौचक्का सा उसकी तरफ देखता रहा। मेरी उत्तेजना के सामने उसकी उत्तेजना फीकी पड़ गई थी और वह एकदम मुरझा सा गया था। मैंने सोचा था कि वह जिम्मेदार आदमी है, इसलिए। और वह हाथों और आंखों से कुछ टटोलता हुआ सा चुप कर गया था। वह जाने उस समय क्या ढूंढना चाहता था, सिगरेट की डिब्बी या विस्की का गिलास, मगर वे दोनों चीजें तो बिल्कुल उसके सामने ही रखी थी। इसलिए और सारी परिस्थिति का एक बिल्कुल नया ही अर्थ मेरे मस्तिष्क में कौंध गया। मेरा मन हुआ कि मैं अपने वाला गिलास उठाकर जमीन पर पटक दूं या उसके मुंह पर दे मारूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरी अनुपस्थिति का इस तरह लाभ उठाएगा, वह बोला। मगर फिर भी मुझे सबसे ज्यादा शिकायत इस लड़की से है कि इसने मेरे लौट कर आने का इंतजार क्यों नहीं किया। कम से कम इसे एक बार चिट्ठी लिखकर मुझसे पूछ तो लेना ही चाहिए था। मगर इसके मन में मेरे लिए जरा भी कद्र होती तो क्या यह मुझसे पूछे बिना इस तरह का कदम उठाती? इसने मेरी राय ना पूछकर एक ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मैं इसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हें यही नजर आता है कि उसने एक अपराध किया है। ये नजर नहीं आता कि तुमने उसके प्रति उससे कहीं भारी, कहीं बड़ा अपराध किया है। उसका सिर झूलकर गर्दन पर आ गया। मैं कुछ देर मेरी तरफ इस तरह देखता रहा जैसे कि सीजर ने ब्रूटस का खंजर खाने के बाद उसकी तरफ देखा होगा। उसे मुझसे इस तरह की सख्त बात सुनने की आशा नहीं थी। कम से कम तुम इस बात से तो सहमत हो कि जो कुछ हुआ है वह नहीं होना चाहिए था, आखिर उसने कहा। मैं तो समझता हूं कि जो हुआ है ठीक हुआ है और ऐसे ही होना चाहिए था। उसका सिर जरा सा उठा और फिर उसी तरह झूल गया। तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, उसने कहा। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम भी मुझसे इस तरह की बातें कहोगे। मेरे दिमाग का लावा धीरे धीरे शांत हो रहा था और मुझे कुछ अफसोस भी हो रहा था कि मैंने अपने को उन बहाव में क्यों बह जाने दिया। आखिर वह उन लोगों का व्यक्तिगत मामला था और मैं उसमें एक बाहर का व्यक्ति ही था। मुझे उससे ये सब कहने का क्या अधिकार था? ये सोचकर मन कुछ बेचैन होने लगा। तो मैं सोचने लगा कि मैं तुरंत वहां से उठकर चल दूं।
उसके लिए बहाना मुझे नीलिमा के आने से मिल गया। वह सहसा साथ के कमरे से आंखें मलती हुई उस कमरे में आ गई और हाथ से अपनी जम्हाई को रोकती हुई बोली, तुम लोग क्या सारी रात बातें ही करते रहोगे? मैंने तो इस बीच थोड़ी देर सो भी लिया है। तुम जाकर सो रहो। हरबंस अपना गुस्सा उस पर उतारने लगा। हम लोग आज 9 बरस के बाद मिले हैं, हो सकता है हम सुबह तक बातें करते रहें। मगर मैं उस अवसर का लाभ उठाकर उठ खड़ा हुआ। हरबंस ने उसके बाद बहुत कहा कि मैं और रुक जाऊं। उसके मन में शायद कहने को अभी बहुत कुछ बाकी था, मगर मैं एक बार उठ खड़ा हुआ तो फिर नहीं बैठा। आखिर हरबंस ने अपना ड्रेसिंग गाउन पहना और बस स्टॉप तक मुझे छोड़ने चला आया। मेरे बस में चढ़ने तक वह अनुरोध करता रहा कि मैं फिर जल्दी ही किसी दिन वहां आऊं। जब मेरी बस इंडिया गेट के पास पहुंची तो मुझे सहसा वह बात याद हो आई जो उसने अपने और किसी मिस श्रीवास्तव के संबंध में कही थी। मुझे अफसोस हुआ कि उस विषय में तो मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं। उससे बात करते समय मैं इस तरह अपने व्यक्तिगत संस्कार के वश में पड़ गया था कि अपनी पत्रकार की रुचि को भूल ही गया था। परंतु जब उस दिन पत्रकार क्लब का सहबोझ छोड़कर मैंने उसके यहाँ जाने की बात तय की तो उस विषय में मेरी रुचि एक और कारण से पहले से कहीं बढ़ गई थी। वह मिस श्रीवास्तव के संबंध में कहना क्या चाहता था। इस बीच पत्रकार क्लब में मेरा मिस श्रीवास्तव के साथ परिचय हो चुका था और 2-1 बार मैं उससे बात भी कर चुका था। अपने हल्के सांवले रंग के बावजूद वह लड़की देखने में काफ़ी आकर्षक थी। उसकी सदी हुई बात में जितना आत्मविश्वास था उतना ही उसके बात करने के ढंग में भी था। वह अपने कोट की जेब में हाथ डाले हुए पीछे को थोड़ा झुककर जब हंसती थी तो उसमें एक ऐसी सहजता होती थी कि जान पड़ता था कि उसके मन में कहीं कोई कुंठा या रुकावट नहीं है। वह जिन लोगों के बीच खड़ी होती थी उनमें इस तरह घुल मिल जाती थी जैसे उनसे अलग उसकी और कोई दुनिया है ही नहीं। अपने 2 बार के परिचय में ही उसने मुझे कुछ ऐसा आभास दिया था जैसे हम एक अरसे से एक दूसरे को जानते हों, और मैं जितना ही उसे देखता था उतना ही मुझे हरबंस की उसके बारे में कही हुई बात असंगत लगती थी। शाम को जब मैं दफ्तर की वैन में हरबंस के घर की तरफ चला तो ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि हरबंस ने जो बात कही थी आखिर उसका आधार क्या था। गेट के अंदर कदम रखते हुए मैं हवा के झोंके से जूते के अंदर पैर के तलवों तक कांप गया। बाहर के कमरे की बत्ती जल रही थी, मगर सारे घर में इस तरह खामोशी छाई थी जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। मैंने बरामदे में जाकर दरवाज़ा खटखटाया। 1 मिनट में ही उनके नौकर बांके ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर दीवान पर नीलिमा बैठी थी, एक पत्रिका में आंखें गड़ाए हुए। हरबंस पैर फैलाए पास की कुर्सी पर बैठा था और एक किताब के पन्ने पलट रहा था। उनका लड़का अरुण नीचे दरी पर बैठा ड्राइंग पेपर पर सुरमे की सलाई से लकीरें खींच रहा था। उन तीनों की खामोशी में एक ऐसी व्यवस्था थी कि वह कमरा न लगकर एक पिक्चर का सेट लगता था, जहाँ मेरा आना एक फालतू आदमी के सेट पर चले आने की तरह था। मैं सेट पर दाखिल होने से पहले क्षण भर दरवाजे के पास रुका रहा। नीलिमा ने इस बीच मेरी तरफ देखकर आंखें फिर पत्रिका की ओर कर ली और हरबंस ने हाथ की पुस्तक नीचे रख दी। अरुण बिना मेरी ओर जरा भी ध्यान दिए अपनी लकीरें खींचता रहा। तुम लोगों में क्या खामोश रहने की प्रतियोगिता चल रही थी? मैंने नीलिमा के पास दीवान पर बैठते हुए कहा। तुमने बहुत देर कर दी, हरबंस ने कहा। फिर कुछ देर हम चारों ही खामोश रहे। मुझे नीलिमा और अरुण के कपड़ों से लगा जैसे वे कहीं जाने के लिए तैयार बैठे हों। मुझे वह खामोशी बहुत विचित्र लग रही थी, इसलिए मैंने कहा, तुम लोग कहीं जा रहे थे क्या? मुझे लगता है जैसे मैं गलत वक्त पर यहाँ आया हूँ। गलत वक्त पर क्यों? हरबंस बोला। मैंने तुम्हें बुलाया था। वह तो ठीक है, मगर तुम लोग इस तरह खामोश बैठे हो कि... नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहे थे। मुझे तो लगता है तुम लोग कहीं जा रहे थे। मैं कहीं नहीं जा रहा, ये शायद जा रही है। हरबंस ने शायद पर इस तरह जोर दिया कि नीलिमा ने सहसा तमक कर पत्रिका परे हटा दी और अपनी स्वाभाविक लचक के साथ उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं जा रही हूँ, वह बोली, और अरुण भी मेरे साथ जा रहा है। तुम्हारा दोस्त आ गया है, इसलिए तुम बैठकर इसके साथ बातें करो। मैं पहली बार उनके यहाँ आया था तो भी मुझे नीलिमा के अपने प्रति व्यवहार में कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ था। उसकी शिष्टता और बातचीत की कोमलता में मुझे एक बनावटीपन सा लगा था,
जैसे वह शिक्षिता विदेश में सीखी हुई एक कला ही हो। उसकी आंखों में कहीं एक रूखापन था जिसे वह अपनी अतिरिक्त कोमलता से छिपाना चाहती थी। मैं तब सोचता रहा था, क्या यह इसलिए है कि वह अब तक भी 9 साल पहले की उस बात को नहीं भूली कि मैं उससे कहकर भी उस शाम उसके यहाँ नहीं गया था। मगर उतनी पुरानी बात तब तक तो उसे भूल जानी चाहिए थी। तुम लोगों को कहीं जाना है तो जाओ, मैंने कहा। मैं भी पत्रकार क्लब के सहभोज में चला जाता हूँ। मेरी वजह से तुम लोगों को अपना कार्यक्रम बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं। हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, हरबंस अपने हाथ की किताब रखता हुआ बोला। इसे साथ के घर में एक पार्टी में जाना है, ये चली जाएगी। मुझे ध्यान हुआ आया कि वैन में आते हुए मैंने सुरजीत के घर के बाहर कुछ सजावट देखी थी और 2-3 गाड़ियां भी उसके घर के बाहर खड़ी थी। क्या सुरजीत के घर में कोई पार्टी है? शुक्ला की बच्ची की पहली वर्षगांठ है, नीलिमा बोली। मैं कितनी देर से कह रही थी कि हम लोग थोड़ी देर के लिए वहां चले चलते हैं, तुम्हारे आने तक लौट आएंगे। शुक्ला ने कितनी बार कहा है कि भापा जी कम से कम आज के दिन तो उसके यहाँ ज़रूर आ जाएं। मैं घंटे भर से तैयार बैठी हूँ, मगर ये साहब हैं कि यहाँ से हिल ही नहीं सकते। कह रहे थे मैंने अपने दोस्त को वक्त दे रखा है, इसलिए घर से बाहर नहीं जा सकता। अरुण भी कब से तैयार बैठा है, उसके लिए भी इनका कहना है कि उसे 7 बजे सो जाना चाहिए, इसलिए वह भी नहीं जाएगा। मेरा तो ख्याल है कि तुम लोगों को पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए, मैंने कहा। मैं उतनी देर यहाँ बैठकर कोई किताब देखता हूँ, तुम लोग आध घंटे में उधर से होकर आ जाओ। हा, मैं और उनके घर जाऊंगा, हरबंस बोला। तुम न जाओ, मगर लड़के को तो मेरे साथ जाने दो, नीलिमा जैसे चीख कर बोली। तुम इस तरह चिल्लाओ नहीं, हरबंस ने उसे डांट दिया। तो तुम लड़के को मेरे साथ क्यों नहीं जाने देते? हरबंस ने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर एक बहुत बड़ा उपकार करने की तरह बोला, उठ अरुण, चल मौसी के घर चलें। तेरी बीनू तेरा इंतजार कर रही होगी। बाबी मैं तला दाऊं? इतने छोटे लड़के में परिस्थिति का इतना ज्ञान मुझे आश्चर्यजनक लगा। जाओ बेटे, हरबंस ने कहा, और जब नींद आए तो वापस आ जाना। अरुण ने अपने ड्राइंग के कागज साथ संभाल लिए। नीलिमा ने मुझसे कहा, अच्छा मैं अभी आ जाऊंगी, तुम चले नहीं जाना। और अरुण को साथ लिए हुए वह वहां से चली गई। तो उनके चले जाने के बाद हरबंस ने कहा, तुम बताओ, मैंने तो सोचा था कि आज तुम कंबल ओढ़कर पड़े हुए मिलोगे। क्यों? टेलीफोन पर तुम्हारी आवाज़ से लग रहा था जैसे तुम बीमार हो। हर बीमारी कंबल ओढ़कर पड़े रहने वाली बीमारी नहीं होती। तो कम से कम मेरा अनुमान तो ठीक ही था। उसके चेहरे का भाव कुछ व्यथापूर्ण हो गया। सूदन, मैं आज तुमसे बहुत ही गंभीर बात करना चाहता हूँ, उसने कहा। मैं भी आज सुनने के लिए ही आया हूँ। आज तुम चाहे मुझे सुबह तक बिठा रखो, सुबह 10 बजे मुझे दफ्तर ज़रूर पहुँचना है। तुम आज खाना यहीं खाना, ये तो मैं सोचकर ही आया था। और देर हो गई तो सो भी यहीं रहना, ज़रूरत हुई तो देखूंगा। हरबंस ने एक बार अपने सिर पर हाथ फेरा और कुर्सी पर सीधे होते हुए बांके को आवाज़ दी। बांके अपना दुबला सहमा हुआ चेहरा लिए सामने आ खड़ा हुआ। देखो, ये खाना यहीं खाएंगे और इनका बिस्तर भी मेरे पढ़ने के कमरे में लगा देना। बांके ने जिम्मेवारी संभालने के ढंग से आंखें हिलाई और चला गया। तो बात फिर पहली जगह पर लौट आई। आज तो तुम्ही को बात करनी है, मैं तो केवल सुनने के लिए आया हूँ। तुम जानते हो तुम अकेले ही आदमी हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मैंने सिर हिला दिया। मैं इस समय अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट में से गुजर रहा हूँ। खिड़की का पर्दा हवा से हिला और मेरे शरीर में एक और ठंडी सिरन दौड़ गई। बाय द वे, मैं इस बीच तुम्हारे मिस श्रीवास्तव से 2-1 बार मिल चुका हूँ, मैंने कहा। अच्छा, मैं थोड़ा अव्यवस्थित हो गया। पत्रकार क्लब में किसी ने उससे परिचय कराया था। तुम्हें वह कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी, देखने में भी अच्छी है और बातचीत भी बहुत समझदारी के ढंग से करती है। हाँ, उसने कंधे हिला दिए। क्यों? वह बेवकूफ़ लड़की है। ये तुमने खूब कहा कि वह बातें समझदारी के ढंग से करती है। मैं चुप रहकर उसकी आंखों में उतरने का प्रयत्न करने लगा। आखिर ये आदमी चाहता क्या है? क्या दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी वह खुले दिल से प्रशंसा कर सके? हरबंस के माथे पर हल्की सी त्योड़ी पड़ गई थी और वह अपने निचले होठ को जरा जरा काट रहा था। मेरी उससे 2 बार भेंट हुई है, मैंने कहा।
हो सकता है तुम उसे ज़्यादा जानते हो। वह बेवकूफ़ भी है और बदतमीज़ भी है, वह बोला। तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, मैं उसे इतना नहीं जानता। मुझे सिर्फ उसकी आंखें पसंद हैं या उसका होंठ हिलाकर हेलो कहने का ढंग। मुझे ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं हैं। हाँ हाँ, वह बोला, वह अपने आप को समझती बहुत है। ये मैं भी मानता हूँ, मगर तुम उस दिन उसके बारे में क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर भी कुछ बात तो होगी ही। उसने सिर्फ कंधे सिकुड़कर हाथ हिला दिए। मुझे तो वह बहुत सीधी लड़की लगी। हाँ, मिलनसार ज़रूर है। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था कि और भी कई लोग हैं जो उसकी तारीफ करते हैं। मैंने और किसी के मुंह से उसके बारे में ऐसी वैसी बात नहीं सुनी। खैर, तुम इस बात को अब जाने दो। उसने अपने अंदर की उठती हुई झुंझुलाहट को दबाकर कहा। उसकी आंखें खिड़की के पर्दे के उस तरफ किसी चीज को देखने का प्रयत्न कर रही थी। मैं तुमसे आज कुछ और ही बात करना चाहता था, उसने कहा, और इस तरह चुप कर गया जैसे कोई चीज उसके गले में अटक गई हो। मैंने अपना जूता उतार दिया और पैर समेटकर बैठ गया। मैं बहुत हल्के मूड में दफ्तर से उठकर आया था, मगर हरबंस के भाव को देखते हुए मेरा भी मूड बदलने लगा। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वह अपने अंदर ही अंदर कहीं भटक रहा हो। वह कुछ देर पर्दे की लकीरों को देखता रहा, फिर मेरी तरफ देखकर उसने कहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ बैठकर बात करना चाहता था। तुम नहीं जानते कि मैं कैसे वर्षों से अपने अंदर तिल तिल करके गल रहा हूं। मुझे कई बार लगता है कि मेरे लिए एक ही उपाय है, और वह ये है कि मैं अपने जीवन का अंत कर दूं। अब ये फिजूल की बातें ना करो, मैंने कहा। मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहा था। तुम्हारे मन में जो भी बात हो तुम खुलकर मुझसे कहो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें कुछ राय दे सकूंगा या तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूंगा, मगर फिर भी देखो सूदन, वह अपनी तर हुई आंखों को झपकता हुआ बोला, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर एक तरह का अभिशाप है। मैं वर्षों से एक भी नया मित्र नहीं बना सका। लंदन में इतने साल रहा हूं और यहाँ आए भी इतने दिन हो गए हैं, मगर एक भी नए व्यक्ति को मैं अपना मित्र तो क्या, अच्छा परिचित भी नहीं बना सका। मुझे लगता है जैसे मैं दुनिया से बिल्कुल कट गया हूँ और अपने में बिल्कुल अकेला हूँ। हर नया आदमी मुझे बिल्कुल अपरिचित दुनिया का आदमी लगता है और मैं उससे अपने अंदर की कोई चीज़ नहीं बांट सकता। पुराने लोगों में तुम ही एक हो और इसलिए मैं तुमसे मिलने की इतनी उत्सुकता से प्रतीक्षा करता हूँ। तुम अकेले आदमी हो जिससे मिलने पर उन दिनों मुझे ये नहीं लगा था कि तुम मुझे मेरी वजह से ना मिलकर किसी और की वजह से मिलते हो। इसलिए शायद उन दिनों भी मैं तुमसे जितना तुम दे सकते थे उससे ज़्यादा की आशा किया करता था। मैं अपना मन तब भी तुम्हारे सामने पूरी तरह खोल कर रखना चाहता था, मगर अपने स्वभाव के संदेह और शंका के कारण ऐसा नहीं कर सका। हो सकता है तुम तब मुझे बाहर जाने से रोक देते और मेरे लिए परिस्थिति उतनी खराब ना होती जितनी कि अब हो गई है। मेरे साथ खुद भी यही बात थी, मैंने कहा। मैं भी उन दिनों अपने दिल की बात पूरी खोलकर तुम्हारे सामने नहीं रख सका। अगर ऐसा होता तो शायद आदमी एक खास उम्र तक ही किसी नए आदमी को अपना मित्र बना सकता है। वह मेरी बात की तरफ ध्यान न देकर अपनी ही धुन में बोला, और मेरे लिए वह उम्र यहाँ से जाने से पहले ही बीत चुकी थी। मैं नहीं जानता था कि मैं उस उम्र में पहुंच चुका हूँ जहाँ आदमी चाह कर भी नए सिरे से जिंदगी शुरू नहीं कर सकता। अगर तब मैं ये जानता तो कभी बाहर न जाता। विदेश में बिताए हुए 6 साल मेरे लिए कितने दुख के और कितने कष्ट के रहे हैं, ये शायद मैं तुम्हें ठीक से नहीं बता सकता। अगर समय को लौटाया जा सकता तो मैं फिर उन्हीं दिनों में लौट जाना पसंद करता जब मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाने का निश्चय नहीं किया था। मैंने एक बार अपनी हथेलियों को मल लिया, दीवान पर रखा हुआ एक गद्दा पीछे से उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उस पर कोहनियाँ टिकाकर अपना चेहरा हथेलियों पर रख लिया। मुझे फिर उसके नीलिमा के नाम लिखे हुए पत्रों की याद आ रही थी, मगर मैंने उनका जिक्र करना उचित नहीं समझा। जब जब मुझे उन पत्रों की याद आती थी तब तब मेरे लिए उसके व्यक्तित्व का रूप बिल्कुल बदल जाता था। तब वह मेरे लिए उपहास और व्यंग्य का पात्र न रहकर सहानुभूति और सम्मान का पात्र बन जाता था। तब मेरा मन उसके चेहरे के साथ एक अस्थिर आकांक्षा और एक अप्राप्त विजन का संबंध जोड़ देता था, और उसके उस लटके हुए चेहरे में भी मुझे कुछ असाधारणता नजर आने लगती थी। उसकी फाइल के अधूरे और उलझे हुए पत्रों में भी
तब तक एक सार्थकता आ जाती थी और मैं सोचने लगता था कि उन पन्नों के रिक्त कोष्ठ क्या किसी भी तरह भरे नहीं जा सकते। खैर, गुजरे हुए दिनों की बात करना तो बेकार है, मैंने कहा, मगर तुम आज जिस मनस्थिति में हो उसे मैं ज़रूर समझना चाहता हूँ। तुम इन दिनों इस तरह थके और निढाल से लगते हो जैसे आदमी जिंदगी पर अपनी पकड़ी छोड़ बैठा हो। उसने अपने सूखते हुए होठों को जबान से गीला किया और अपने हाथों की उंगलियां उलझाकर कुछ देर उन्हें देखता रहा। वह शायद मन ही मन कुछ निश्चित करना चाह रहा था। आखिर उसके उलझे हुए हाथ अलग अलग हो गए। मैं तुम्हें पूरी बात शुरू से बताना चाहता हूँ, उसने कहा। हो सकता है तुम मुझे कोई सुझाव दे सको जिससे मैं इस दलदल से बाहर निकल सकूं। नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं हमेशा के लिए गुम हो गया हूं और मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ इस दलदल में खो गया है। मैं इससे बाहर निकलने की जितनी चेष्टा करता हूं उतना ही इसमें और धंसता जाता हूं। उसने उठकर कमरे के बीच की बत्ती बंद कर दी और कोने का टेबल लैंप जला दिया। इससे कमरे का वातावरण कुछ उदास और कुछ रहस्यमय सा हो गया। पर्दे के पीछे से खिड़की का जितना भाग नंगा था उसे भी उसने अच्छी तरह ढक दिया। फिर आकर उसने तिपाई पर टांग फैला ली और सिगरेट सुलगाने के लिए दिया सलाई जलाकर क्षण भर उसे देखता रहा। तुम जानते हो कि मैं 31 जनवरी को यहां से गया था। उसने सिगरेट सुलगा ली और दिया सलाई बुझा दी। मैं 19 फरवरी को लंदन पहुंचा था। ये मैं जानता हूं, नीलिमा ने मुझे बताया था। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास भाग 2 का शेष भाग अगले अंक में पढ़ेंगे, भाग ख में।